नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 64 है। ठीक है, आज का पूरा एक फ्रेश टॉपिक पढ़ना है हमें। तो सिलेबस देखिए, स्क्रीन पे देखिए, सिलेबस ही डिस्कस होने जा रहा है। अभी तक क्या हो चुका है? अभी तक इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो चुका है। ये वाला जो पूरा टॉपिक है पूरा का पूरा हो चुका है। एटीट्यूड वाला टॉपिक हो चुका है पूरा। एप्टीट्यूड वाला एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ये पूरा नीचे का ये सारे टॉपिक हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है। आज हमको पढ़ना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है ये वाला, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कम से कम 10-15 क्लासेस लगेंगी, ये भी पूरा हो जाएगा। होने को तो ये 3-4 क्लासेस में पूरी हो सकती है, लेकिन लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि 40 मिनट 45 मिनट के वीडियोस बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटा छोटा करके धीरे धीरे समझते हुए सारी चीज़ें कर लेंगे। तो स्क्रीन पे देखते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, तो इससे पहले हमें ये समझना है कि सर्विस क्या होती है। पब्लिक सिविल सर्विस की बात आ रही है बार बार, तो इसमें सर्विस क्या है? देखिए, सर्विस कुछ और नहीं होता, यानी सेवा। सर्विस का हिंदी मतलब है सेवा। सर्विस क्या है? एक कार्य है, या बोल दीजिए कि एक्टिविटी है, गतिविधि है। एक एक्शन है, एक कार्य है, एक गतिविधि होती है जो कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई संस्था कर सकता है। किसके लिए करेगा? दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेगा। ठीक है, तो सर्विस जो है एक कार्य या गतिविधि है जो एक व्यक्ति या संस्था दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है सर्विस का। ठीक है, कोई भौतिक रूप नहीं होता है, यानी आप इसे छू नहीं सकते। केवल और केवल इसका लाभ ले सकते हैं, आप सर्विस का लाभ ले सकते हैं, छू नहीं सकते किसी चीज़ को। तो ये सर्विस की डेफिनेशन है कि सर्विस क्या है? एक कार्य है या गतिविधि है जो एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, लेकिन इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। आप इसका मतलब ये है कि आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये होती है सर्विस। तो सर्विस समझ में आ गया क्या होता है? अब सर्विस के दो टाइप हैं, एक होता है प्राइवेट सर्विस, एक होता है गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस से मतलब ये है कि जो सरकार जो है, ऐसी सेवाएं जो सरकार द्वारा जनता के भले के लिए दी जाए। ठीक है, यानी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करती है जनता के लिए। जैसे के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस सर्विस है, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए एम्स जैसी चीज़ें हैं, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन देना हो, रेलवे सर्विसेज हो, पासपोर्ट बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, वोटर आईडी बनवाना हो, तो ये जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसे गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं। यानी कि जब सरकार जो है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही कह सकते हैं फ्री या कम कीमत में सुविधा दे, तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। ठीक है, निजी सेवाएं क्या है? प्राइवेट सेवाएं, जो सर्विसेज जो है निजी कंपनियां दे या एक व्यक्ति पैसे लेकर दे दे। ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? प्राइवेट सर्विसेज का मुनाफा कमाना। ये इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो निजी कंपनी हो, कोई व्यक्ति पैसा लेकर आपको कोई सर्विस दे दे, तो वो प्राइवेट सर्विसेज है। प्राइवेट सर्विस जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और गवर्नमेंट सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर। ठीक है, तो प्राइवेट सर्विसेज में आएगा आपके जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जैसे MIT यूनिवर्सिटी है, वो प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट अस्पताल हो गया, अपोलो फोर्टिस जैसे, प्राइवेट बैंक हो गए, HDFC ICICI बैंक जैसे, इंटरनेट सेवा कंपनियां, जियो, एयरटेल, ये सब, ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाएं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन सामान मंगवाना जहाँ से होता है, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, यानी ये प्राइवेट सर्विसेज देती हैं। तो जब कोई कंपनी या व्यक्ति पैसे लेकर आपकी ज़रूरत पूरी करता है तो वो निजी सेवा कहलाती है। ठीक है, तो सरकारी सेवा का उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना। इसमें जो सरकारी सेवाएं होती है बहुत ही कम या मुफ्त में मिल जाती है। सरकारी सेवाओं पे नियंत्रण जो है
सरकार का होता है, और पहुंच जो है गरीब व सभी के लिए होता है सरकारी सेवाओं में। और निजी सेवाओं में क्या होता है कि उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, और कीमत जो है निजी सेवाओं का ज़्यादा पैसा लेते हैं सब। और नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है निजी सर्विसेज में, कंपनियों का होता है, निजी कंपनियों का। और इसमें देखा ये जाता है किन किन लोगों की पहुंच हो सकती है इन सर्विसेज तक। तो निजी सेवा सर्विसेज तक जो इकोनॉमिक रूप से जो बहुत ज़्यादा समर्थ लोग हैं बस वही पहुंच सकते हैं, यानी डिस्पैरिटी रहती है, जो अमीर है वही पहुंच सकते हैं, गरीब लोगों के लिए नहीं। ठीक है। तो सेवा का मतलब, तो सीधा सा सेवा का मतलब है कि लोगों की मदद करना, चाहे वो सरकार करे या निजी कंपनियां करे। फ़र्क इतना है कि सरकार के बदले सरकार सेवा के बदले भला चाहती है, जबकि निजी क्षेत्र मुनाफा चाहता है। यही अंतर है सर। दोनों का उद्देश्य ठीक है कि वो लोगों की मदद कर रहा है, एक पैसा लेके कर रहा है, एक कम कीमत में कर रहा है या फ्री में कर दे रहा है, यही अंतर है बस। अब देखिए हमको गवर्नमेंट के गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस को समझना है। ठीक है। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या होता है। क्या होता है कि हम पार्ट देखेंगे बस इसका, ऊपर बस एक तरीके से फैक्ट टाइप का सारी चीज़ें। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इसके एग्जाम्पल है। कार्यपालिका क्या करती है, जो कानून बनते हैं उनको कानून को लागू करवाने का काम करती है कार्यपालिका। इसके एग्जाम्पल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सचिव, ये सारी चीज़ें आएंगी। और न्यायपालिका क्या करती है, जो कानून बना है उसके अनुसार न्याय करना। ठीक है। या इसका एग्जाम्पल में आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सरकार के 3 पार्ट हैं। विधायिका क्या करती है, केंद्र लेवल यानी नेशनल लेवल पर कानून बनाती है। नेशनल लेवल पे कौन बनाएगा कानून, जैसे लोकसभा यानी संसद पूरा मिल के, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ऐड करके बोलते हैं संसद। ठीक है। तो लोकसभा क्या होती है, केंद्र लेवल पे क्या होगा, लोकसभा। तो लोकसभा में क्या होगा, सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, एमपीज आते हैं। ये अधिक ताकतवर सदन माना जाता है क्योंकि जो है मनी बिल इसी में पेश किया जाता है, जो बजट से रिलेटेड होता है। राज्यसभा, राज्य के विधायकों द्वारा चुने गए सदस्य इसमें आते हैं। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, कानूनों की समीक्षा की करती है क्योंकि इसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं। आपने देखा होगा जो एक लॉयर है कपिल सिब्बल, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है। राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे क्या होता है, विधानसभा होता है, जो जनता द्वारा चुने गए विधायक आते हैं, इसमें एमएलए आते हैं। राज्य का मुख्य विधायी निकाय होता है इसमें। विधान परिषद होती है कुछ राज्यों में, जैसे इसे राज्य की उच्च सदन बोला जाता है। जैसे राज्यसभा की भूमिका होती है ना केंद्र लेवल पे, जिसको बोला जाता है उच्च सदन, तो वैसे ही राज्यों में भी विधान परिषद होता है, उसको राज्य का उच्च सदन बोलते हैं। ये भी एक स्टेबल बॉडी है, स्थायी निकाय है। अभी 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। इन 6 जगहों पे है। इन 6 जगहों पे होने का मतलब ये है कि जब भी कोई बिल पास होगा तो वो विधानसभा से भी होगा, विधान परिषद से भी होगा, उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा राज्यों में। ठीक है। जैसे लोकसभा, जैसे केंद्र में होता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है एज एन एक्ट रेटिफाई होने के लिए पूरी तरीके से। स्थानीय निकाय में क्या होता है, जनता के सबसे पास वाली गवर्नमेंट यानी पंचायती राज। इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम समिति होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है, तो गांव स्तर पर फैसले लेती है। कैसे आया था ये, 73वां संविधान संशोधन से बना था, 1992 की बात है ये। और एक है शहरी स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम ये सारे आते हैं, ये शहरों का प्रबंधन देखती है। तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में बना था ये शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है। अब ये क्या था, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये था नेशनल लेवल पे विधायिका जो कानून बनाती है।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, ये हिस्सा मैंने बताया था विधायिका का। अब बताएंगे कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, यानी कानून लागू करने वाली संस्था। केंद्र स्तर पे क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रमुख पर संवैधानिक। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, अफसर कानून लागू करते हैं ये सब। राज्य स्तर पर क्या होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, डीएम होता है, एसपी होता है, तहसीलदार होता है, ये कानून लागू करवाते हैं, ठीक है। तीसरा है न्यायपालिका, जो न्याय देने वाली संस्था है। तो दो प्रकार की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए हमें इसमें एक है स्टेबल जुडिशरी, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना राजनीतिक दबाव के फैसला लेती है। एक होता है अनस्टेबल जुडिशरी, जहाँ पर सरकार हस्तक्षेप कर देती है, पारदर्शिता कम होती है। आगे आएगा, सारी चीज़ें बताएंगे। तो न्यायालय के स्तर पे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे भारत के कानूनों की व्याख्या करती है, संविधान के रक्षक भी कहा जाता है। ये PIL जनहित याचिका की सुविधा भी देता है। हाई कोर्ट है, राज्यों के न्यायालय हैं ये हाई कोर्ट क्या होते हैं? एक या एक से अधिक राज्यों को कवर करते हैं। एक को करेंगे, एक से अधिक राज्यों को कवर किया जाएगा। कवर, इसका मतलब ये है कि दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, इसका मतलब ये है। जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर जुडिशरी में आम लोगों के मुकदमे चलते हैं यहाँ पे, दीवानी हो, आपराधिक मामले हो, परिवार से जुड़े हुए मामले हो, कंज्यूमर मामला हो, तो लोअर जुडिशरी में चलता है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो है 3 हिस्सों से चलती है। विधायिका जो कानून बनाए, कार्यपालिका जो उसे लागू करवाए, न्यायपालिका जो उस कानून के अकॉर्डिंग जस्टिस प्रोवाइड करे, और साथ ही पंचायत और नगर निगम जैसी संस्थाएं जो है लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाती है। जो पंचायती व्यवस्था है, ये जो है कह सकते हैं लोगों की गवर्नमेंट है। लोगों की गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये कि बहुत ही नज़दीक लेवल पे। जैसे मान लीजिए आपने MP चुना और MLA चुना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप MP MLA से ऐसे डायरेक्ट मिल पाए, आम नागरिक मिल पाए? लेकिन जब पंचायत के लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे ग्राम पंचायत उन्हीं के गांव से होता है, ठीक है, जीता, और वहीं पे उसका पूरा ऑफिस वगैरह गांव में ही रहता है। आदमी सुबह उठता है, दातुन मंजन करते हुए, टहलते हुए जाके पूछ लेगा, हाँ प्रधान जी बताइए क्या हाल चाल चल रहा है, आपका क्या हाल चाल है, गाँव में क्या क्या बदलाव ला रहे हैं आप, क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐसे मुज़बानी वैसे ही पूछ लेगा, क्योंकि उसी गांव में रहता भी है वो। इसलिए बोला जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है एकदम रूट लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो जनता डायरेक्ट उनसे मिल सकती है। हाँ, इसे बहुत ही सफल माना जाता था, और गांधी जी का भी विज़न इसी पे ज़्यादा फोकस था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो गांव आपस में मिल के इस सब चीज़ को सुलझा लें। तो उन्हीं के विज़न को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था को शायद मूर्त रूप दिया गया था, कानून बनाया गया, और अब तो संविधान का भी दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक बॉडी बना दी गई है इसको। ये हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का कितने पार्ट हैं, कैसे कैसे काम होता है, ये ओवरव्यू दिया गया है। आपको पॉलिटी में अपने कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं है तो आगे आने वाले क्लासेस में बताया जाएगा। अभी हमको समझना है कि पब्लिक सर्विसेज क्या है, यानी सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक सेवाएं का मतलब होता है ये वो सेवाएं होती है जो सरकार या उसके संस्थानों द्वारा आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है। सरकार दे दे या उनकी कोई बॉडी दे दे, संस्थाएं जो बना रखी हैं उनके द्वारा आम जनता की ज़रूरतों को पूरा कर दे। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि वेलफेयर करना इनका उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य, कि लोगों को ज़रूरत, जैसे जेनरिक दवाइयाँ मिलती है ना, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो 7,000, 8,000, 9,000 की दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या करती है? जेनरिक दवाइयाँ बनाती है, जो 7,000, 8,000 में नहीं मिलता। जो 7,000, 8,000 की दवाइयाँ होती हैं वो आपको 70 रुपये, 20 रुपये में मिल जाता है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो ये वेलफेयर के लिए करते हैं। तो बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा जैसी सेवाएं, कैसे शिक्षा विभाग देता है, उद्देश्य क्या होता है? सबको पढ़ाई मिले। ये
स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है, सरकारी अस्पताल खुलते हैं, स्वास्थ्य विभाग देता है ताकि सबको इलाज मिले, पुलिस सेवा होती है, गृह मंत्रालय देता है ताकि कानून व्यवस्था बने रहे, परिवहन की सेवाएं मिलती है जो परिवहन विभाग देता है, सस्ता हो सबके लिए हो, और जल विद्युत आपूर्ति हो तो जल बोर्ड करवाता है यानी बिजली विभाग, तो हर घर को बिजली पानी मिले, राशन और सब्सिडी मिले, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करवाता है, पीडीएस सिस्टम होता है ताकि गरीबों को सस्ता खाना मिले। ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपने एक लाइव एग्जांपल सुना होगा, दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट कराया था, तो ये जनता के वेलफेयर के लिए था कि कम दाम में या फ्री में दवाइयाँ मिले लोगों को जो बीमार हैं, और दिल्ली में अक्सर बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। फ्री बस की सेवाएं शुरू कराई गई महिलाओं के लिए, खासकर कर्नाटका में ऐसा कराया गया ताकि जेंडर इंक्लूसिवनेस बढ़े। तो पब्लिक सर्विस का मतलब ऐसी सुविधा जो सरकार जनता की भलाई के लिए देती है, जैसे फ्री पढ़ाई, सस्ती दवाएं, पुलिस सुरक्षा, साफ पानी, राशन कार्ड से सस्ता अनाज मिल जाए, ये सारी चीज़ें। अब सवाल है कि पब्लिक सर्विसेज कौन कौन देते हैं। अभी हमने 3 लेवल पे गवर्नमेंट देखी ना, सेंटर, स्टेट, लोकल। तो कौन देता है? ये तीनों देते हैं। केंद्र सरकार भी देगी जैसे भारतीय रेलवे, बीएसएनएल, राज्य सरकार भी देगी, सरकारी स्कूल, अस्पताल, स्थानीय निकाय भी देते हैं जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, पानी, कूड़ा उठाना, सड़कों का काम देखना, ये स्थानीय निकाय करती हैं। तो ये तीनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है ये सारी सेवाएं देती हैं। तो पब्लिक सर्विस की विशेषता ये है कि सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, टैक्स से चलता है ये सर्विस, पब्लिक सर्विस, और अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें, जैसे सभी के लिए उपलब्ध हो, अमीर गरीब, जाति धर्म सबके लिए। तो लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, तो सिर्फ सेवा देना उद्देश्य होता है। तो करों से चलती है यानी जनता के लिए, जनता से जो लिए गए टैक्स होते हैं उनके पैसों से चलती है, यानी जनता ही पैसे देके अपनी सर्विस ले लेती है। और कितना अच्छी तरीके से ये सर्विसेज उनको मिले ये सुनिश्चित कराना गवर्नमेंट का काम है। तो सरकार को, जनता को जवाबदेही होती है। हम आरटीआई के थ्रू सारी चीज़ें, बातों को जो गवर्नमेंट में चल रही होती है सारी चीज़ें, उसको जानने की कोशिश करते हैं। कि आपने आज विदेश यात्रा करी थी तो उस विदेश यात्रा का खर्चा का ब्यौरा बताइए, कितना में आप खर्च किए, कितना घूमे, क्या क्या खाए, कितना खर्च क्या करा, सारे बिल का हिसाब आरटीआई के थ्रू आप पूछ सकते थे। ये मैं जितना भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही आइडियलिस्टिक चीज़ें लग रही होंगी कि हाँ यार इतना अच्छा पढ़ा रहा है, इतना अच्छा होता है क्या। इन रियलिटी आपको पता है कि इतना अच्छा होता नहीं है। अच्छा करने के लिए आप सर्विस में आ रहे हैं कि बेहतर हो जाए, और कितना अच्छा कर पाएंगे आप वो तो देखा जाएगा जब आप सर्विस में आएंगे। तो पब्लिक सर्विस जो है हमारे जीवन का आधार है। ये जनता के टैक्स से चलती है और इनका काम है सभी नागरिकों को बराबरी से सुविधा देना। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ बेस। अब देखिए हमको ये समझना है कि पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमको समझना है। ठीक है, हम एक कहानी के थ्रू सारी चीज़ों को समझ लेंगे कि पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इसका रोल प्ले करेगा, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक हाइपोथेटिकल कहानी क्रिएट करने जा रहा हूँ, सुनिएगा, और उसी में आपको पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, मान लीजिए कल्याणपुर का एक छोटा सा ज़िला है। एक छोटा सा ज़िला था, वहाँ लोग बहुत गरीब थे, सड़कों की हालत ख़राब थी, स्कूलों में टीचर नहीं थे पढ़ाने वाले। तो आर.ओ. कुमार एक यंग IAS ऑफिसर वहाँ पोस्ट हुआ, उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे। आर.ओ. कुमार कोई असली IAS ऑफिसर नहीं है, मैंने एक कहानी क्रिएट की है। ठीक है, तो एक IAS ऑफिसर वहाँ पोस्टिंग होता है, आर.ओ. कुमार नाम है। अब आर.ओ. कुमार ने क्या किया कि उसने पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ को अपनाए। अब सवाल ये है कि पब्लिक सर्विस के कौन कौन वैल्यूज़ को उसने अपनाए। तो पहला है इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा को अपनाया उसने, आर.ओ. ने। आर.ओ. आते ही पहले दिन ही घोषणा करता है कि मैं घूसखोरों को बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये उसकी सत्यनिष्ठा थी। दूसरा वैल्यूज़ क्या अपनाया उसने,
इम्पार्शियलिटी यानी पक्षपात रहित कार्य करेगा। तो उसने क्या किया, पंचायत चुनाव के दौरान किसी नेता, पंचायत का चुनाव था उस वक्त, तो किसी नेता ने कहा कि हमारे लोगों को प्राथमिकता दो आरव। तो आरव बोला कि मैं, मेरे लिए सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ठीक है, तो इसकी इम्पार्शियलिटी दिखती है इसमें। तीसरा वैल्यू इसने अपनाया आरओ ने कि डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, जन सेवा के लिए समर्पण दिखाया। आरओ जो है क्या करता है कि रोज़ सुबह 6 बजे गांव जाते, स्कूल की हालत देखते, अस्पताल की दवाइयों का रिकॉर्ड चेक करते। वे कहते पब्लिक, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि पब्लिक सर्विस मतलब जनता की सेवा, कुर्सी पर बैठना नहीं होता। तो ये डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस देखी। चौथा उन्होंने अपनाया वैल्यूज़ ट्रांसपेरेंसी का। आरओ ने क्या किया कि उन्होंने जिले के वेबसाइट पर हर महीने का खर्च, योजनाएं और शिकायत समाधान रिपोर्ट डाल दी। अब किसी भी व्यक्ति को आरटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिना आरटीआई के भी वो ये सारी चीज़ें अपलोड कर देते थे अपनी स्वेच्छा से, ये ज़रूरत ही ना पड़े आरटीआई का। अब इनके बाद भी कुछ ना बचता तो वो आरटीआई लगा देते। तो ये था ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी को भी अपनाया। पांचवें वैल्यूज है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता, इसको भी अपनाया। तो एक दिन क्या किया आरओ ने, एक दिन आरओ के ड्राइवर ने एम्बुलेंस को रोककर वीआईपी को रास्ता दे दिया। तो आरओ ने तुरंत माफ़ी मांगी और ड्राइवर को चेतावनी दी। उन्होंने कहा हम जनता को जवाब देते हैं, वीआईपी को नहीं। ठीक है, तो जनता के प्रति जवाब दें, तो अकाउंटेबिलिटी को अपनाया। और इम्पैथी और कंपैशन को भी अपनाया, सहानुभूति और समानुभूति और करुणा को भी। देखिए एक बार क्या होता है कि एक विधवा महिला ने रोते हुए राशन कार्ड न मिलने की बात बताई और आरओ को। तो आरओ ने खुद उस महिला के घर जाकर राशन कार्ड बनवाया और कहा हम अधिकारी नहीं हैं, हम आपके बेटे जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, कंपैशन था और इम्पैथी। तो इस वैल्यूज को भी उसने अपनाया। अब सातवां है करेज ऑफ कन्विक्शन, नैतिक साहस, इसको भी अपनाया। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक स्थानीय मंत्री ने अवैध खनन का समर्थन किया। ठीक है, तो आरओ ने साफ कहा चाहे मेरा ट्रांसफ़र ही कर दो, मैं लॉ ब्रेक नहीं करूँगा, कानून नहीं तोड़ सकता, कानून की नज़र में सब बराबर है। तो आरओ ने ऐसा कहा। अब मैंने ये पूरा एक हाइपोथेटिकल कहानी बताकर ये बताया है कि पब्लिक वैल्यूज़, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ कौन कौन सी है, और ये इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, कंपैशन, ये करेज ऑफ कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें पिछली क्लासेस में हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी है, एक एक वर्ड को बताया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक हाइपोथेटिकल कहानी क्रिएट करके मैंने समझा भी दिया। तो ये जो 7 है ये आपके पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ है, सिविल सर्विस वैल्यूज़ है, ये आप में होना ही चाहिए। ये नहीं है तो आप सीधी सी बात है, आप करप्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स क्यों ज़रूरी है? विश्वास बनाए रखने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र मजबूत होता है इस सब चीज़ों से, इसलिए ज़रूरी है। विश्वास बनाए रखता है तो इससे क्या होता है, जनता जनता जो है सरकार पर भरोसा करेगी, अफसर ईमानदार होंगे। तो ये इन सब चीज़ों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स ज़रूरी है। तो निष्कर्ष रूप में हम बोलेंगे कि पब्लिक सर्विस का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदारी है जिससे किसी अनपढ़ किसान, गरीब महिला, मजदूर या मजदूर को लगे कि सरकार मेरी अपनी है। ठीक है, तो और ये तभी संभव होगा जब लोक सेवक जो है ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, कंपैशनेट हो, साहस वाला हो, ऐसे मूल्य अपनाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, देखिए ये हमको तो समझ में आ गया कि पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ क्या है। अब हमको ये समझना है कि ब्रिटिश टाइम के जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ थे और जो अभी 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में पब्लिक सर्विस के वैल्यूज़ कैसे हैं, हमको इसका तुलना करना है। तो पब्लिक सर्विस के उद्देश्य में हमें फ़र्क दिखता है। देखिए ब्रिटिश काल में 1858 से 1947 तक का टाइम हम लेते हैं। उस समय उद्देश्य क्या था ब्रिटिश काल में पब्लिक सर्विस का? सीधा सा उद्देश्य था कि शासन करो और शोषण करो, ये पहला उद्देश्य था उनका। और 21वीं सदी का लोकतांत्रिक भारत में क्या उद्देश्य है कि सेवा करना है और कल्याण करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है।
और ब्रिटिश काल की सोच क्या थी कि वी आर रूलर्स, जनता अधीन है, मतलब हम शासक हैं, जनता हमारे अधीन काम करेगी। ये सोच था ब्रिटिश काल का। और 21वीं सदी का भारत क्या है, वी आर सर्वेंट्स, जनता मालिक है, मतलब वी आर सर्वेंट, हम नौकर हैं, जनता मालिक है। और ब्रिटिश काल की प्रशासनिक भावना कैसी थी कि डर फैलाना, कठोरता, बिना जवाबदेही, ये सब जवाबदेही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये थी उस समय की प्रशासनिक भावना। आज की प्रशासनिक भावना क्या है आज़ाद भारत में, कि उत्तरदायित्व होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज का उद्देश्य है। तो ये पब्लिक सर्विस का डिफरेंस समझ में है आज और ब्रिटिश काल की। देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ब्रिटिश समय में क्या हुआ था, दांडी यात्रा 1930 के बाद, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो ब्रिटिश अफसरों ने क्या किया, निर्दोष लोगों को डंडे से पीट दिया। तो ये क्या है, ये इनजस्टिस, ब्रुटैलिटी और नो अकाउंटेबिलिटी का प्रतीक था। और एथिकल इशूज में क्या है कि कोई जवाबदेही नहीं है, जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। अफसरों का उद्देश्य क्या है, सरकार को खुश रखना। और 21वीं सदी का उदाहरण क्या है, कोविड-19 में लॉकडाउन लगता है, 2020 की बात है। तो एक उत्तराखंड की आईएएस ऑफिसर है, ये रियल में है, ये कोई एग्जाम हाइपोथेटिकल कहानी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये रियल में है। उत्तराखंड की आईएएस ऑफिसर थी आरती डोगरा। उन्होंने क्या किया, हज़ारों प्रवासी मजदूरों को खाना, इलाज और ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी थी। तो इसमें पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ कौन कौन सी इंक्लूड होती है इस एक्ट में, एम्पैथी थी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस था, कंपैशन था उनमें, ट्रांसपेरेंसी भी रखी थी उन्होंने। ठीक है, आपको चुनना होगा ये सारी चीज़ें आपको याद, ये जब आप देखेंगे ऐसे इंसिडेंट ना न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, तो आपको इस तरीके से टूल्स निकालने पड़ेंगे। ये सारे टूल्स हैं जिस पे आप रख के किसी को भी परख सकते हैं। ठीक है, तो एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले क्या था, अब क्या है। देखिए ईमानदारी की बात करते हैं, सॉरी इंटीग्रिटी की बात करते हैं, सत्यनिष्ठा के लेवल पे। तो ब्रिटिश शासन में स्थिति क्या थी कि नौकरशाही भ्रष्ट थी, दोहरी नीति वाली थी। और आज़ाद भारत में उच्च नैतिक अपेक्षाएं हैं, जैसे आरटीआई, विजिलेंस जैसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं इन सब चीज़ों के लिए। और इम्पार्शियलिटी, ब्रिटिश शासन में कैसा था, भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। और आज़ाद भारत में सभी नागरिकों को समान माना जाता है, समान अधिकार दिया गया है। और स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी सेवा भावना ब्रिटिश काल में कैसा था, सिर्फ अंग्रेज सरकार की सेवा करनी है, ये मेन उनका भाव था। और आज जनता की सेवा पहली प्राथमिकता है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, ब्रिटिश काल में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, शासन जबरदस्ती थोप देता था अपने ऊपर अपनी नीतियाँ जनता के ऊपर। लेकिन आज आज़ाद भारत में क्या है, कैग है, आरटीआई है, लोकपाल है, पीआईएल जैसी, पीआईएल होती है, ऐसी संस्थाएं एग्जिस्ट करती है। और कंपैशन के लेवल पे ब्रिटिश शासन में क्या था, दमनकारी रवैया। आपने देखा होगा ना जलियांवाला बाग जैसा उदाहरण उस समय देखने को मिलेगा। और आज का स्थिति क्या है, नीतियाँ जो है गरीबों, विकलांगों, महिलाओं के प्रति समर्पित है। अब कुछ लोग कहेंगे, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे या सही न्यूज़ देखते होंगे तो कहेंगे यार ऐसा बोल रहे हो कि आज भी तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सब ना हो। अगर ऐसी चीज़ें होती है तो हम रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आग जैसी या गोलीबारी या जेनोसाइड जैसी हरकतें होती है तो हम रोकने की कोशिश करते हैं। भारत रोकने की कोशिश करता है उसको इनसाइड अपने देश के अंदर भी। ठीक है, और जो लोग ऐसा करते हैं तो वो उन्हें अपराधी हम बोलते हैं कि वो अपराध कर रहे हैं। ये नहीं कि हम उनको जनरल डायर की तरह छोड़ देते हैं, एक कमीशन बैठाएं और उन पर बोले कि कोई बात नहीं जाओ, ये नहीं बोलते हैं। तो ब्रिटिश टाइम में जब 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई, लाठीचार्ज में हुई। सर पे इतना लाठी मारा गया तो उनका सर फट गया बहुत ज़्यादा। तो प्रशासन जनता की आवाज़ को दबा रहा था, ये ब्रिटिश टाइम का था। और 21वीं सदी में क्या होता है, एक सुधा रंजन करके आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, उन्होंने आदिवासी महिलाओं को बैंकिंग सिखाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। तो इसमें क्या है, एम्पैथी है, एम्पावरमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, एक तरफ तो लाठी चार्ज करके सर फाड़ दिया जा रहा है और एक तरफ सुधा रंजन जैसी आईएएस ऑफिसर हैं जो आज के 21वीं सदी में महिलाओं को बैंकिंग सिखाकर उनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे यार पुलिस लाठी चार्ज तो आज भी देखने को मिलती है,
फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि जो गलत होता है उनके लिए यह बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हिंसात्मक होने की घटना सिचुएशन बनती है, तो कोशिश करते हैं कि लाठीचार्ज से उसको ठीक किया जाए। लेकिन अनैतिक भी होता है, बहुत ज़्यादा अनैतिकता फैलती है कि अनैतिक हरकतें भी होती है ऐसी, तो उसके लिए बोलते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाला हरकत, कि गवर्नमेंट ही उस तरीके से हरकतें कर दे, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवा दे, तो क्या बोलेंगे उसमें? तो सीधा सीधा यही बोलेंगे कि मानसिकता ही तानाशाही वाली हो गई है। ठीक है, तो अब एक समरी के फॉर्म में ये बोलेंगे कि ब्रिटिश काल में जो ऑनेस्टी थी, इंटीग्रिटी थी, एम्पैथी थी, ऑब्जेक्टिविटी थी और नॉन पार्टीजनशिप था, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित था, नहीं था। लेकिन 21वीं सदी में क्या है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉन पार्टीजनशिप एग्जिस्ट करता है, ये है। तो ब्रिटिश राज में पब्लिक सर्विस का मकसद था हुकूमत करना और शोषण करना, और जबकि आज़ाद भारत में पब्लिक सर्विस का क्या उद्देश्य है, जनता की सेवा और कल्याण करना। तो आज का लोक सेवक अगर ईमानदारी, करुणा और निष्पक्ष और साहस के मूल्यों को अपनाएगा तो वो उस जुल्म के इतिहास को न्याय और सेवा में बदल सकता है, अगर ये सब चीज़ें कर दे। दुर्भाग्य यही है कि कर नहीं पा रहे सब। तो हमें ये देखना है कि लोक सेवा मूल्य पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ और एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी स्थिति क्या है, समस्याएं क्या है। ठीक है, टॉपिक शुरू होता है, समस्याएं क्या क्या है। देखिए, वर्तमान भारत में पब्लिक सर्विस वैल्यूज और एथिक्स का क्या हाल है, हमको ये समझना है। देखिए, भारत में क्या होता है कि कई ईमानदार, संवेदनशील और निष्ठावान अधिकारी हैं जो जनसेवा को धर्म मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कई जगहों पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, शक्तियों का दुरुपयोग और संवेदनहीनता भी दिखाते हैं, और दिखता भी है। आप देखेंगे कहीं वीडियो वायरल हो जाएगा तो इस तरीके की हरकतें दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की एक IAS ऑफिसर है दिव्या भारती। उन्होंने रेगिस्तानी गांव में जो है लड़कियों को स्कूल भेजने की मुहिम चलाई थी। तो ये क्या दिखाएगा, तो ये दिखाता है कि एम्पैथी, कमिटमेंट और पब्लिक वेलफेयर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट में DM थे, उन्होंने जो बाढ़ पीड़ितों के साथ जो है रात बिताई थी वहाँ पे। वो वहाँ रूम पे देख रहे थे उनकी हालत कैसी है, कैसा फील करते हैं, ये सारी चीज़ें वो देख के उनकी स्थिति को महसूस करना चाहते हैं, तो वहाँ रुके। तो हर परिवार को खुद राहत भी पहुँचाई थी वहाँ पे, खुद मदद भी किया, खुद वहाँ पे रुक के। तो ये दिखाता है डेडिकेशन, इंटीग्रिटी, कंपैशन। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि क्या हाल है अभी पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ का, तो हाल ठीक है। कुछ चंद लोग हैं जिसकी वजह से हाल बुरा लगता है, लेकिन हाल ठीक है अभी भी। कई लोग एक असंवेदनशील व्यक्ति मिल सकता है, तो 9 लोग संवेदनशील व्यक्ति भी मिलेंगे आपको, ऐसे एग्जाम्पल। और दूसरी भाग क्या है, भ्रष्ट। आपने स्थिति देखी क्या है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज की स्थिति देख ली। अब क्या है, समस्या क्या है। सबसे पहला समस्या तो यही है, करप्शन, भ्रष्टाचार। पैसे लेकर फाइलें पास करना, ठेकेदारों से कमीशन ले लेना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे का खेल होता है कि आपको अपनी पोस्ट कहीं ट्रांसफ़र करानी है कि यहाँ नहीं रहना, दूसरी जगह पोस्ट करवाओ, पोस्टिंग चाहिए मुझे, इस पर्टिकुलर एरिया में चाहिए, तो पैसे खिलाओ। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही की कमी होती है। अगर अफसर गलती भी करता है तो बहुत ही रेयर केस में उसको सज़ा होती है। RTI का जवाब नहीं देना है, काम टाल देना है, ऐसी चीज़ें। पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कई अफसर जो है स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर पाते हैं। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा ना, बहुत सारे BLO अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। SIR जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, तो बहुत सारे अधिकारी जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो दबाव है। तो चुनाव के समय जो है नेताओं के कहने पर योजनाएं बदल दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और क्या समस्या है, नैतिक शिक्षा की कमी है, लैक ऑफ एथिकल ट्रेनिंग, सिविक सेंस नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। यानी सरकारी नौकरियों की तैयारी में व्हाट टू डू तो सिखाया जाता है, मतलब क्या करें ये तो सिखाया जाता है, एंड वाई टू डू एथिकली ये नहीं सिखाया जाता है। प्रशिक्षण में व्यवहारिक नैतिकता का अभाव है पूरी तरीके से।
लोक सेवा भावना में गिरावट है। पब्लिक सर्विस की जो मूल इमोशन है उसमें गिरावट है। डिक्लाइन इन सर्विस एटीट्यूड, जो एटीट्यूड होता है एक पब्लिक सर्वेंट का कि हमें पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेट रहना होगा, जनता के लिए डेडिकेट रहना होगा, उसी में गिरावट आ गई है। कई कई जो ऑफिसर होते हैं अपने आप को शासक समझते हैं, रूलर समझते हैं खुद को, सर्वेंट ऑफ द पीपल नहीं समझते कि हम सर्वेंट नहीं हैं, हम शासक बन गए हैं। ये जो बीमार मानसिकता के लोग हैं तो ये समस्या है। तो जनता के सवालों से ऐसे लोगों से अब सवाल पूछ लेंगे तो चिढ़ जाते हैं, शिकायतों को टालते हैं। ठीक है, ये सारी तुलना की गई है, समस्या और तुलना। तो स्थिति क्या है, कुछ अफसर बेहतरीन काम कर रहे हैं और समस्या क्या है, बहुतों में भ्रष्टाचार भी है। कुछ फैसले निष्पक्ष हैं लेकिन राजनीतिक दबाव में भेदभाव भी हो रहे हैं। कुछ लोग रात दिन सेवा में लगे हैं लेकिन ज़्यादातर अफसर कुर्सी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आरटीआई और कैग ने थोड़ा सुधार किया लेकिन कार्रवाई में देरी और ढील है। समस्या ये कोविड-19 में कई मिसालें रहीं लेकिन सामान्य दिनों में संवेदनहीनता रही। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। समस्या है, स्थिति क्या है, समस्या भी समझ में आ गई होगी आपको। तो लोक सेवा का मतलब कुर्सी नहीं होता है, सीधा सा मतलब तो यही है कि लोक सेवा का मतलब कुर्सी नहीं है, कर्तव्य है। अगर नैतिकता और मूल्यों का दीपक बुझ जाएगा तो लोकतंत्र अंधेरे में चला जाएगा। तो हमें ऐसे से लोक सेवकों की ज़रूरत है जो ऑनेस्ट हो, निर्भीक हो, कंपैशनेट हो, अकाउंटेबल हो। तभी जो वो सुराज बोलते हैं ना, जिसमें गुड गवर्नेंस बोलते हैं, वो तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो फिर गुड गवर्नेंस जैसे जो कहते हैं ना कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो सफल नहीं होगा, होना ही नहीं है, होगा ही नहीं। अभी कल की क्लास में हम देखेंगे और स्थिति और समस्याओं, लेकिन उसको थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल से देखेंगे। कन्फ्यूशियस, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन, इससे रिलेट करके हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।